बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दिस इज ज़ैन वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हम पीएनएल स्टेटमेंट भी कहते हैं। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसमें हम देख रहे थे कि एसेट्स क्या होते हैं कंपनी के, लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, करंट रेशो कैसे निकालते हैं और कंपनी की लिक्विडिटी कैसे पता लगती है आपको। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पीएनएल स्टेटमेंट देख रहे होंगे। ये आपको उसी आप पीएसएक्स की वेबसाइट पे जाएंगे, किसी स्टॉक को सर्च करेंगे, आपको फाइनेंशियल रिजल्ट्स के नाम से जितनी भी स्टेटमेंट्स दिख रही होंगी, लाइक दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन, इसमें आपको इसी तरह की पीएनएल स्टेटमेंट भी मिलेगी, आपको फाइनेंशियल पोजीशन की स्टेटमेंट भी मिलेगी, आपको कैश फ्लो की स्टेटमेंट भी मिलेगी। तो पीएनएल स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने लिखे हुए हैं। तो पर्टिकुलरली अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये 2025 के पीएनएल स्टेटमेंट है आपके लेफ्ट साइड पे, और 2024 की पीएनएल स्टेटमेंट ये राइट साइड पे है। इसका साइड बाय साइड कंपैरिजन लिखा हुआ है। इसी तरह अगर आप यहाँ पर जाएं, ये कोलगेट की पिछले क्वार्टर की पीएनएल थी, तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्वार्टर एंडेड March 31, 2025। ये इसकी पीएनएल स्टेटमेंट है। और इसी साल 2024 में इसी ड्यूरेशन में जो फिगर्स थी, ये उसका सारी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। लेफ्ट साइड पे आपको पता लग रहा होगा कि क्या टैक्सेशन है, क्या टर्नओवर है, इसको इन शॉर्ट हम डिस्कस करेंगे। अच्छा सर, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखने की ज़रूरत है, जिसमें टॉप लाइन्स हैं, टर्नओवर है, रेवेन्यू है। टॉप लाइन्स, टर्नओवर, रेवेन्यू आपको मुख्तलिफ जगह देखने को मिलेगा। ये तकरीबन एक ही चीज़ होती है और इसको आपने एक ही कंसिडर करना है। तो यहाँ पर आप टॉप लाइन्स मतलब कि टोटल रेवेन्यू बिजनेस से कितना आ रहा है, कितनी सेल्स जनरेट हो रही हैं, ये आपका टर्नओवर में आ जाता है। और हमने देखा है कि पिछले साल से इसकी सेल्स इंक्रीज हुई है, प्लस पॉइंट। सेल्स टैक्स, अब जब आपका सेल्स टैक्स और आपके कोई डिस्काउंट्स चल रहे हो, कोई सेल्स टैक्स चल रहा हो, सॉरी कोई जीएसटी हो, वो आप अपने टॉप लाइन्स में से माइनस कर देते हैं, तो आपके पास नेट टर्नओवर आ जाता है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ नेट टर्नओवर इज इक्वल टू टॉप लाइन माइनस डिस्काउंट माइनस जीएसटी, आपका सेल्स टैक्स। तो इन्होंने यही किया, यहाँ पे इसको माइनस किया और इसको माइनस किया, तो आपके पास नेट टर्नओवर आपके पास यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि नेट टर्नओवर पिछले साल से ज़्यादा है। अगेन इट इज़ अ गुड थिंग। तीसरी चीज़ आपके पास आ जाती है ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है? नेट टर्नओवर में से आप कॉग्स निकाल देते हैं। कॉग्स किसको कहते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जितनी भी कॉस्ट ऑफ सेल्स होती हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती हैं, उसमें वो उसको निकाल दें आप नेट टर्नओवर में से, तो आपके पास एक्चुअल जो ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता है वो निकल के आ जाता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट को हम समझते हैं कंपनी की एक्चुअल कोर बिजनेस से जितनी भी अर्निंग्स आती हैं वो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट में आ जाती हैं, क्योंकि आप सिंपल सिंपल अभी इसमें से कॉस्टिंग निकाल रहे हैं। आपने कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिव नहीं निकाले, आपके कोई जॉब्स नहीं, जॉब की आपकी जो सैलरी दे रहे हैं वो नहीं निकाली, आपने सिर्फ अपने रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट निकाली है। तो एक्चुअल ऑपरेशन से जितनी भी प्रॉफिट निकल के आता है वो ये आपके पास निकल के आता है, जो कि पिछले साल से आप कंपेयर करें तो ज़्यादा है। अगेन अ पॉजिटिव साइन। तो अक्सर जगहों पे आपको सिर्फ टर्नओवर मिलेगा, यहाँ पर सेल्स टैक्स या ट्रेड एंड अदर डिस्काउंट्स या नेट टर्नओवर की फिगर नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो एक्चुअल दो फिगर्स हैं ये इन्होंने कोलगेट वालों ने एडिशनल ऐड की हुई हैं। तो अक्सर आपको यहाँ तो टर्नओवर मिलेगा, टर्नओवर के नीचे आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स मिलेगी, और टर्नओवर माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। अच्छा, इसके बाद ये तीन चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। इसके बाद जो नेट प्रॉफिट होता है वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब ग्रॉस प्रॉफिट जो आपके पास निकल के आया है, इसमें से आप सारी कॉस्टिंग्स निकाल दें, उसको नेट प्रॉफिट कहते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, जितनी आपकी डिस्ट्रीब्यूट करने में कॉस्ट लगी है गुड्स को, वो निकाल दें। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिव निकाल दें, कुछ और एक्सपेंसेस लगे हैं वो निकाल दें, कुछ और इनकम आपके पास जनरेट हुई है वो ऐड कर दें। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस जो है वो आपके पास एंड पे ये निकल के आता है, जो कि इस सिनेरियो में ज़्यादा है। इसके बाद और कॉस्टिंग आप निकाल दें, आप फाइनेंस कॉस्ट निकाल दें, आप प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन आपके पास, तो ये निकल के आती है। नेक्स्ट, अगर आप इसमें से लेवीज निकाल दें, एडिशनल लेवीज जो गवर्नमेंट चार्ज करती है, और इसके बाद आपके पास पैट निकल के आता है, प्रॉफिट बिफोर सॉरी पीबीटी निकल के आता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन आपके पास निकल के आता है जो
टर्म है उससे भी पता लग रहा है ये वो प्रॉफिट है जो टैक्स से पहले है। अब इसके बाद टैक्सेशन माइनस कर देंगे तो पैट निकल के आता है, जो आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन होता है। अब ये कंपनी का एंड में एक्चुअल प्रॉफिट होता है। इन दिस केस ये इंक्रीज हो रहा है तो ये एक अच्छी चीज़ होती है। इन मैनी केसेस जो आपका पैट होता है वही आपका नेट प्रॉफिट भी होता है, उसी को आप अपना नेट प्रॉफिट भी कहते हैं, जो आखिर में आपके पास सारी कॉस्टिंग निकाल के, लेवीज निकाल के, फाइनेंस कॉस्ट निकाल के, कुछ अदर इनकम्स हैं वो ऐड करके, कुछ आपके पास प्रॉफिट फ्रॉम रिपरेशंस है उसमें से फाइनेंस कॉस्ट वगैरह निकाल के, जितनी भी कॉस्टिंग होती है या कोई अदर इनकम होती है वो ऐड और निगेट करके एंड पे जो आपके पास फिगर निकल के आती है उसको पैट या फिर नेट प्रॉफिट कहते हैं। अब कुछ जगह मज़ीद यहाँ पर इन्होंने माइनस की हुई हैं चीज़ें, वो हम इग्नोर करेंगे, ये हर स्टेटमेंट में नहीं होती। तो एट द एंड आपके पास जो फिगर निकल के आती है वो आपका टोटल प्रॉफिट होता है, उसको आप टोटल नंबर ऑफ शेयर्स से डिवाइड करें। जाहिर है ये जो एंड पे आपके निकल के आई है ये आपकी एक्चुअल अर्निंग है। और अगर आपने ईपीएस कैलकुलेट करनी है, मतलब अर्निंग पर शेयर, तो आप अर्निंग्स को, जितनी भी आपकी अर्निंग्स आई हैं उसको टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर EPS इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन या फिर नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। तो आपके पास अर्निंग पर शेयर निकल के आती है, जिसका मतलब ये होता है कि कंपनी ने एक शेयर पे कितना पैसा कमाया है। अब एक शेयर पे कंपनी ने इतने पैसे कमाए हैं, जो कि पिछली तरफ से पिछली देखें तो 71 रुपये था, इस दफ़ा इसने 75 रुपया कमाया, तो ये ज़्यादा आपको देखने को मिला, विच इज़ अगेन अ पॉजिटिव थिंग। अब ईपीएस से हमें क्या पता लगता है? ईपीएस से हमें ये पता लगता है कि कंपनी की डिविडेंड देने की पावर क्या है, पावर ऑफ गिविंग द डिविडेंड्स। और अगर इसमें से कंपनी 50% डिविडेंड अनाउंस करती है तो इसका मतलब ये है कि तकरीबन कंपनी कोई 37 रुपये तक का डिविडेंड अनाउंस करेगी। तो हम कहेंगे कंपनी ने अपनी प्रॉफिट में से 50% का डिविडेंड अनाउंस किया है। तो इसके बाद जो बाकी रकम बच जाती है, लेट्स से कि कंपनी ने 37.5 रुपीज़ का डिविडेंड अनाउंस कर दिया और बाकी इसके पास वो डिविडेंड दे के बाकी 37.5 रुपीज़ पर शेयर बचेगा। तो ये जब कंपनी अपने अंदर री इन्वेस्ट कर देती है अपने बिजनेस के अंदर, उसको कहते हैं प्लो बैक। और चूंकि ये इसने कंपनी ने 50% जो कमाया था उसका प्लो बैक किया है, तो इसको प्लो बैक रेशो कहते हैं कि कंपनी ने 50% इसकी प्लो बैक रेशो है। कंपनी ने 50% पे आउट कर दिया है और 50% इसने अपने बिजनेस में दोबारा प्लो बैक कर दिया। और अगर इसने डिविडेंड अनाउंस किया है ये 37.5 रुपीज़ का, तो इसको हम कहते हैं 50% इसने जो है पे आउट दे दिया है, पे आउट रेशो। इसकी पे आउट रेशो क्या है, इसको 50% कह देते हैं, और जो बाकी फ्लो बैक है वो हम 50% कह देते हैं। लेट्स से कि कंपनी ने अपनी अर्निंग में से 70% शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया डिविडेंड की सूरत में, और बाकी 30% कंपनी ने री इन्वेस्ट कर दिया। तो जो डिविडेंड दिया है उसको हम कहेंगे कि कंपनी की पे आउट रेशो 70% है, और कंपनी की प्लो बैक रेशो जो इसने प्लो बैक किया है अपने बिजनेस में वो 30% है इन दिस केस। तो इससे हमें काफ़ी ज़्यादा ओवरव्यू मिल जाता है। जो मोटी मोटी देखने वाली चीज़ ये होती है कि इसकी ईपीएस बढ़ रही है, इसकी ग्रॉस मार्जिन्स बन रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। तो दिस वाज प्रीटी मच अबाउट पीएनएल स्टेटमेंट। और नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट्स कंपनी की कैसे चलती हैं। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।